बच्चों, अध्याय 2 में हम लोगों ने पिछले क्लास में व्यापार से साम्राज्य तक में दो महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में जानकारी हासिल की थी। ये युद्ध इतिहास में प्लासी का युद्ध और उसके ठीक 7 साल के बाद बक्सर का युद्ध के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अंग्रेजों ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया। आज के इस लेसन में हम लोग जानेंगे कि कंपनी रूल एक्सपेंड यानी अंग्रेजों का साम्राज्य कैसा फैलता है, और इसी फैलने के क्रम में अंग्रेज अब सहायक संधि के द्वारा बहुत से राज्यों को अपना लिए वो एक हथियार बना लेता है, यानी वहां पे वे अपना रेजिडेंट को भी रखता है। और इसी क्रम में अंग्रेज जो है अब दक्षिण की तरफ अपना रुख करता है, लेकिन आम राजाओं से हटकर दक्षिण में उस वक्त जो शासन था वे था टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली का, जहां अंग्रेजों को काफी संघर्ष करना पड़ता है। यानी मैसूर राज को हथियाने में उसे लगभग 40 साल लगता है, और इस 40 साल में 4 उसे युद्ध भी करना पड़ता है दोनों बाप बेटा से, जो इतिहास में हम कह सकते हैं कि एंग्लो मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। यानी आज हम उस युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे कि प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ था ये 1767 से 1769 में, यानी इसका नेतृत्व मैसूर की तरफ से टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली कर रहे थे और अंग्रेज। उसके बाद दूसरा जो है एंग्लो मैसूर युद्ध जो 1780 से 1784 में, इसका भी नेतृत्व हैदर अली कर रहे थे। लेकिन इस युद्ध में एक बड़ा जो घटना देखने को मिलता है इतिहास में कि यहाँ पे हैदर अली की मौत हो जाती है, और हैदर अली की मौत के बाद उसका बेटा मैसूर का शासक बनता है, जिसे हम टीपू सुल्तान कहते हैं। और टीपू सुल्तान के साथ पुनः अंग्रेजों की 2 लड़ाई होती है, जो इतिहास में थर्ड बैटल ऑफ एंग्लो मैसूर वार के नाम से जाना जाता है 1790 से 1792 तक। हालांकि इस युद्ध में टीपू सुल्तान को अंग्रेज बहुत मजबूर कर देते हैं और वहां एक संधि होती है। यानी संधि होने के बाद यानी मैसूर के राजा को भारी क्षति भी चुकाना पड़ता है, और ये लड़ाई अंग्रेजों के तरफ से लॉर्ड कॉर्नवालिस भी करते हैं। फिर 1799 में जब लॉर्ड वेलेस्ली आता है तो लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान पे कई आरोप लगा के श्रीरंगपट्टम में जो मैसूर का किला है वहां पे वे वार कर देते हैं। तो वहां पे अंततः 4 मई 1799 को अपने किला और साम्राज्य को बचाते हुए टीपू सुल्तान शहीद भी हो जाते हैं। अब इस लड़ाई के पीछे कारण क्या था? कारण ये था, अंग्रेजों का ये कहना था कि कंपनी के व्यापारिक हितों को नुकसान पहुंचाने में टीपू सुल्तान और उसके पिता का बहुत बड़ा हाथ था। यानी दक्षिण भारत में बहुत सारे व्यापारिक जो केंद्र थे, वहां से सामानों का जो एक्सपोर्ट होता था इंग्लैंड या यूरोप, वहां पे टीपू सुल्तान और उसके पिता ने बैंड लगा दिया था। खास तौर पे हम देखते हैं कि चंदन की लकड़ी, इलायची, गरम मसाले वगैरह वगैरह। तो अंग्रेजों को ये लगा कि ये दोनों बाप बेटे वहां हमारे हितों के लिए फायदेमंद नहीं है, इसीलिए इनके साथ संघर्ष किया। दूसरा कारण जो है, इतिहासकार ये बताते हैं कि टीपू सुल्तान का रुझान जो था वे अंग्रेज से हटकर फ्रांसीसियों की तरफ ज्यादा था। यानी फ्रांसीसी की तरफ इसका दोस्ताना ताल्लुक भी था, और इसीलिए अंग्रेजों को यह बड़ा नागवार भी लगा था। टीपू सुल्तान ने अपने सेना को आधुनिकीकरण करने में फ्रांसीसियों का साथ भी लिया था। इसी तरह से टीपू सुल्तान फ्रांस के साथ साथ तुर्की से भी इनका एक अच्छा रिश्ता था, जो अंग्रेजों को थोड़ा नागवार लगा था। तो इस तरह से टीपू सुल्तान के साथ अंग्रेजों का एक लंबा संघर्ष चला। तो ये कारण जो था, उसके बाद टीपू सुल्तान की मौत के बाद अंग्रेजों ने फिर एक सहायक संधि कर लेता है मैसूर के शासक के साथ, और
उस मैसूर का जो राजपाट है वो वाडियार राजवंश को सौंप देता है। और उसके बाद वहाँ पे पूरी तरह से अब उसका कह सकते हैं कि क़यादत, नेतृत्व या पूरी तरह से अंग्रेज जो है वे दक्षिण पर हावी हो जाते हैं। दूसरे जो है राजपाट के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि टीपू सुल्तान के बाद जो उनको एक कड़ा टक्कर देने वाला जो सम्राट लोग थे वे थे मराठा, यानी मराठों के साथ संघर्ष। अंग्रेजों ने मराठों के साथ भी 3 लड़ाइयाँ लड़ी और ये इतिहास में जो पहली लड़ाई जिसको हम कह सकते हैं कि 1782 में सालबाई की संधि के साथ खत्म हुई। दूसरी जो लड़ाई हुई मराठों के साथ जो संघर्ष हुआ वह 1803 से 1805, इसमें मराठों के द्वारा बहुत से विजित जो क्षेत्र थे आगरा और खासकर दिल्ली में वे मराठों को गंवाना भी पड़ा। तीसरी और जो अंतिम लड़ाई मराठों के साथ हुई वे था 1817 से 1819 और इस लड़ाई के बाद मराठों की शक्ति पूरी तरह से छिन्न हो गई। हालांकि बहुत से इतिहासकार ये भी बताते हैं कि मराठा जो एक सशक्त रूप से लड़ाई करते थे, तो ये 1761 में जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी तो पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद इनके जो सैनिक जो थे वे छिन्न भिन्न हो गए, यानी मराठा जो है वे 4 भागों में बट गया, जिसको हम कह सकते हैं सिंधिया, गायकवाड़, होलकर और भोसले, यानी ये अलग अलग इलाके में ये बट गए। इस तरह से मराठों की शक्ति भी अब पहले के बनिस्बत कमजोर हो गई। तो मराठों पे जो है जीत हासिल करने के बाद अंग्रेजों का भी मनोबल काफी बढ़ गया। अब अंग्रेज जो है वो धीरे धीरे हिंदुस्तान की दूसरे रियासतों पे अपने पैर को पसारना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने कई नीतियां भी बनाई। जैसे इससे पहले हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उसने सहायक संधि की थी। सहायक संधि के जरिए उसने क्या किया था कि बहुत सारे रियासतों के साथ एक एग्रीमेंट किया था और उन रियासतों में वे अंग्रेज खुद से रेजिडेंट रखते थे और इस रेजिडेंट में क्या होता था कि उनका सेना और उनके बहुत सारे जो सैनिक जो थे उनका वहन वहाँ के रियासत भी करते थे। और इसमें हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर वो सैनिक का खर्च रियासत जुटाने में या देने में अगर आनाकानी करते थे या विफल हो जाते थे तो वैसे रियासतों को अंग्रेज क्या करते थे कि अपने कब्जे में ले लेते थे। और इसकी मिसाल हम खुद अवध और हैदराबाद का भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि अंग्रेजों के द्वारा और कौन कौन सी नीतियां बनाई